खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जहां पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की। इस बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएमएचआरएच प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की। इस दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश के संबंध को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकासी और हज के लिए उनके समर्थन की सराहना की गई। बता दें कि भारत और सऊदी अरब दशकों से आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। फरवरी 2019 में भारत दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों देशों की खातिर ये संबंध बना रहे और इसमें सुधार हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर की होगी, जहां पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 101 करोड़ 75 लाख के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने ये जानकारी साझा करी। कुलदीप सिंह ने ये भी कहा कि मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है और पिछले 48 घंटों में राज्य में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में इम्फाल पूर्वी जिले के परुमपत यानी क्षेत्र से 27 हथियार, 245 कारतूस और 41 बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा सलाहकार ने यह भी कहा कि अब तक कुल 896 हथियार, 11,763 कारतूस और अलग अलग तरह के 200 बम बरामद किए गए। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी पार्टी संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को कमान दिए जाने के साथ ही कई अन्य राज्य में अध्यक्ष पद पर बदलाव किए जाने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई अहम राज्य के प्रभारी बदले जा सकते हैं। इसी साल अक्टूबर में राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि अगले साल मार्च महीने में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में सरकार में भी कई पदों पर फेरबदल संभव है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कैसे कोर्ट के अंदर पुलिस की सुरक्षा के बीच संजीव जीवा की एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। फिलहाल विजय यादव को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इससे पहले सीजेएम ने केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर बयान दर्ज किया है। आरोपी जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक अस्पताल में रहेगा। पुलिस के मुताबिक जौनपुर के रहने वाले विजय यादव के खिलाफ एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे रेप करने सहित 2 आपराधिक मामले और भी दर्ज हैं। और अब बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां दमोह जिले के हाई स्कूल में छात्र छात्राओं में पोस्टर पर विवाद जारी है। हिंदू छात्राओं को हिजाब जैसा स्कार्फ पहने दिखाए जाने पर बवाल हुआ, जो कि अब धर्मांतरण तक पहुंच गया। इस मामले पर सरकार गंभीर है और सख्त कदम उठाने की तैयारियों में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने दावा किया है कि उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी। दरअसल पिछले दिनों स्कूल का एक पोस्टर विवादों में आया, जिसमें हिंदू छात्राओं को हिजाब से मिलता जुलता स्कार्फ पहने दिखाया गया, जिसके बाद स्कूल विभाग ने पहले क्लीन चिट दे दी, मगर बाद में उसकी मान्यता ही निलंबित कर दी गई। और इतना ही नहीं, स्कूल की कई शिक्षिकाओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने के भी आरोप लगे। अगली खबर पंजाब से है, जहां पर 10 जून को मानसा में मान सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी साझा करी। सीएम मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि वादे के मुताबिक सरकार अभय द्वार सीरीज के तहत पंजाब कैबिनेट की अगली मीटिंग मानसा में 10 जून को दोपहर 12 बजे करेगी। साथ ही सीएम मान ने कहा कि मीटिंग में कई अहम फैसलों के बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही संबंधी अन्य जानकारियां भी सीएम भगवंत मान
जल्द देने की बात कहते नजर आए। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में आबकारी विभाग में 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा पटियाला के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी को गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर में मर्ज करने का फैसला लिया गया। मॉल पटवारी की ट्रेनिंग की समयावधि 1.5 साल से घटाकर 1 साल की गई। अगली खबर राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज खेतड़ी ब्लॉक में बबाई ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत शिविर, विभिन्न विकास कार्य के शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री यहां महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संघ अभियान का अवलोकन करने के साथ साथ जिले के कई विकास कार्य का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सीकर जिले के होद से रवाना होकर दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से खेतड़ी ब्लॉक के बबाई गांव पहुंचेंगे। यहां समारोह में शिरकत करने के बाद कोटपुतली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री बबाई में कई विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल ने सभी संभागों में संभागीय सम्मेलन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस क्रम में अब बिलासपुर के बाद बीते दिन दुर्ग संभाग की सभी 20 सीटों के लिए कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें दुर्ग संभाग के सभी विधायक, मंत्री, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकतर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है और जिनमें कमी है उनके पास अभी 4 महीने का समय है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दुर्ग संभाग में 20 में से 17 सीटों पर कब्जा किया था। और अब बात होगी हिमाचल की। कर्ज उठाने के बावजूद ओवरड्राफ्ट में फंसी हिमाचल प्रदेश सरकार अब पानी बेचकर कर्जा उतारने की तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। इन अधिकारियों से मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में साइन किए एमओयू पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नदी और तालाब में बहते पानी को बार बार हिमाचल का बहता सोना करार दे रहे हैं। अब दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को पानी देने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है ताकि राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सके। बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के बाद पंजाब और हरियाणा के विरोध को झेल रहे हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस मुद्दे पर ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना ली है। खबरों में अब रुक करेंगे तेलंगाना का, जहां पर आज मुख्यमंत्री केसीआर पिछड़े वर्गों के कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू करेंगे। हैदराबाद में बीसी कारीगरों का समर्थन करने के लिए सीएम केसीआर मंचेरियल में पिछड़े वर्गों के कारीगर और शिल्पकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू करेंगे। योजना के तहत सीएम लाभार्थियों को 1 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। योजना के लिए पात्र कारीगरों की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी डीएम को निर्देश दिया गया कि उद्घाटन के दिन कम से कम 50 इकाइयों के संक्षेमा दिनोत्सव के रूप में चिन्हित किए जाएं, जिसे तेलंगाना गठन के 10 साल के समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाना है। खबर असम से है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम बिस्वा ने कहा कि राज्य के लोग इस साल गांधी जयंती पर 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। सीएम बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ पौधे लगाने से जलवायु परिवर्तन को कम करने और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था को विस्तारित देने में मदद मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार प्रति पौधा लगाने के 300 रुपए देने वाली है, जिससे साल 2028 तक वन क्षेत्र में 38% वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तापमान बढ़ रहा है और मुझे राज्य में चिलचिलाती गर्मी का अनुभव करने वाले सभी लोगों से सहानुभूति है, लेकिन हमें तापमान को वातानुकूलित स्तर पर वापस लाने के लिए कदम तो उठाने ही होंगे। राज्य में हरियाली का विस्तार करने और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। खबरों में रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पे आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें रैपिडो और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की अधिसूचना पर उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती दी गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था। कैब एग्रीगेटर्स ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स की सेवाएं जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशंस बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को राज्य में मतदान होने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने चुनाव शेड्यूल का ऐलान कर दिया। राजीव सिन्हा ने बताया कि राज्य में चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। राज्य में पंचायत चुनावों की तारीखों का काफी अरसे से इंतजार चल रहा था। नामांकन की प्रक्रिया आज से यानी कि 15 जून तक चलने वाली है। तो वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की सीटों के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। ग्राम पंचायतों की कुल 62,404 सीटें, पंचायत समिति की 9,498, इसके अलावा जिला परिषद में कुल 928 सीटें शामिल हैं। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग 2024 चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। 23 जून को होने वाली बैठक में लगभग सभी पार्टियां आ रही हैं और सभी पार्टियों के सिर्फ प्रतिनिधित्व नेता नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों आ रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज देश की जो स्थिति है उसमें लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है और संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में बीजेपी को हटाने के लिए हम सभी एक साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि पहले यह बैठक 12 जून को होने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी के विदेश में होने की वजह से 23 जून को बैठक करने का फैसला लिया गया। खबरों में बात हरियाणा की होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जींद में तिरंगा यात्रा निकाली। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से अगले साल के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक मौका देने की अपील की है। केजरीवाल ने बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले केजरीवाल ने रोड शो के दौरान लोगों से भावनात्मक जुड़ाव कायम करने की कोशिश भी की। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, जबकि दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर। औरंगजेब को लेकर 2 जिलों में तनाव है। पहली घटना कोल्हापुर में हुई, जहां कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया। इसके खिलाफ बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। इससे पहले मंगलवार को अहमदनगर में पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई थी। अब इसी मामले पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बजरंग बली आपकी मदद नहीं की तो आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। राउत ने बताया कि कोल्हापुर में स्थिति नियंत्रण में है। झड़प में कोल्हापुर के लोग शामिल नहीं थे, बाहर के लोगों को स्थिति बिगाड़ने के लिए लाया गया था। साथ ही शिंदे फडणवीस की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिंदे और फडणवीस की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है तब से ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। अगली खबर तेलंगाना से, जहां पर हैदराबाद की सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब आपने 44 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की पहली अनुसूची में इसका उल्लेख भी किया, तो इसी तरह औरंगजेब, बाबर, खिलजी, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, जहांगीर, कुतुबुद्दीन शाह जैसे नामों पर भी प्रतिबंध लगा दीजिए और उन्हें एक सूची के रूप में उल्लेखित करें कि इन नामों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस्लाम को बदनाम कर रही है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की साजिश है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में कोई दंगा करवाया जाए। खबर केरल से है, जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में केरल सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में अध्यक्ष एएन शमसीर और राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल भी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अमेरिकी क्षेत्रीय सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान सीएम पिनराई विजयन प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे।
खबरों में बात बिहार की होगी। बिहार की बात करेंगे, जहां पर सुल्तानगंज अगवानी घाट को जोड़ने वाला पुल के ध्वस्त होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी तेवर में है और सरकार को घेरने की कवायद में जारी, राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। इससे पहले पुल के ध्वस्त होने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, जब पहली बार पुल गिरा था उसी समय नितिन नवीन ने कॉन्ट्रैक्ट के काम पर रोक लगा दी थी। आईआईटी रुड़की को मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन बिना जांच रिपोर्ट के ही तेजस्वी यादव ने पुल का निर्माण शुरू करा दिया। इससे पहले बीजेपी ने सीबीआई से इसकी जांच की मांग की थी। और इसी के साथ नेशन एट 9 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।